Hello everyone, this is part 4 of Basic Computer Fundamentals. I am P. N. Arya presenting this video. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर वायरस, एंटीवायरस, इंटरनेट, टाइप्स ऑफ इंटरनेट, फाइल एंड फोल्डर्स। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द एंड यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, जो एंड यूजर मीन्स जो यूजर होते हैं उनके बीच में और जो हार्डवेयर होता है उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रहा उसका उस कम्युनिकेशन को वो सक्सेस करता है, मीन्स उस कम्युनिकेशन को इजी करता है। तो इस तरह से यूज़र यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ये एंड यूज़र है, मीन्स मैं हूँ यूज़र और एक कंप्यूटर है। तो इसमें कोई विंडोज़ 8 इंस्टॉल है। तो विंडोज़ 8 क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज़ 8 या लाइनक्स या मैक ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहेगा जो कि डायरेक्ट हार्डवेयर पे इंस्टॉल रहेगा। हार्डवेयर में क्या होते हैं, तीन चीज़ें यहाँ पे हैं, सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क। तो इस तरह से यहाँ पे हार्ड डिस्क में तीन चीज़ हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली हार्डवेयर पे इंस्टॉल रहता है। इसके बाद जब हम उस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो रोल है वो हार्डवेयर और एंड यूज़र के बीच आपस में कम्युनिकेशन स्थापित करना, मींस उस कम्युनिकेशन को मींस फ्लो करना, रन करना। ठीक है। एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव एट लीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अदर प्रोग्राम्स। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करता है, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम के एक बेस प्रोवाइड कराता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। तो हर एक सिस्टम पर एक कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो रहता ही है। ठीक है। बिना यदि हार्डवेयर है कोई तो उस पर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो वो हार्डवेयर कुछ काम का नहीं है। जैसे एक मैं अच्छा सा एग्जांपल दूं, रियल एग्जांपल। जैसे हमारी जो बॉडी है, बॉडी में जो हमारी सोल है, मीन्स आत्मा है। तो हमारी बॉडी एक लाइक का हार्डवेयर है और बॉडी में जो आत्मा है मीन्स सोल है वो एक सॉफ्टवेयर है। तो जो आत्मा है और जो बॉडी के अकॉर्डिंग ही वो आपस में कोरिलेट रहती है, मीन्स आत्मा जैसा इंस्ट्रक्शंस देती है बॉडी वैसे ही वर्क करती है। मीन्स बॉडी एक तरह से हार्डवेयर है, जैसे हैंड्स को मूव करना, लेग्स को मूव करना, आईज मूव, जो मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो ये सारे जो सेंस होते हैं वो सब बॉडी में, बॉडी एक तरह से हार्डवेयर का वर्क करती है। जैसे कोई खाना को खाना, इस तरह से। तो इस तरह के एग्जांपल जो है, जो मेन सॉलिड एग्जांपल आप समझ सकते हैं। तो सेम उसी तरह से कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो भी आत्मा और बॉडी का काम करता है। ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे क्लियरली कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल रहता है। एन एप्लीकेशन लाइक क्रोम, अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है ताकि यूज़र कुछ ना कुछ कंप्यूटर पर वर्क कर सकता है, क्योंकि उस पर कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेंगे तभी तो यूज़र उस पर वर्क करेगा। तो इस तरह से जो कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे मेंशन है, जैसे क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गेम्स एटसेट्रा, नीड्स सम एनवायरनमेंट इन विच इट विल रन परफॉर्म इट्स टास्क। तो इस तरह से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ही इंस्टॉल होती है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक बेस प्रोवाइड कराता है, एक बेस प्रोवाइड कराता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। तो इस डायग्राम से आप समझ गए होंगे क्लियरली कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन रोल क्या रहता है। ठीक है। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शन करता है कंप्यूटर में। तो सबसे पहले जो फंक्शन है वो मेमोरी मैनेजमेंट का है, कि जो भी मेमोरी किस तरह से ऑक्यूपाई करना है। जैसे मैं कोई एक वर्ड की फाइल बनाता हूँ कंप्यूटर में, तो मैंने कुछ वर्ड की फाइल बनाई, तो उस वर्ड की फाइल में जब मैं उसको सेव करूंगा तो वो कंप्यूटर में कहीं ना कहीं सेव होगी। तो ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम का रहता है। केवल एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र उसमें टाइपिंग करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। एमएस वर्ड, उसमें मैं कोई टाइप कर सकता, कोई डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को स्टोर करना ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि उसको कहाँ पे स्टोर करना है, कहाँ पे मेमोरी ब्लॉक अलोकेट करना है। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। दूसरा है प्रोसेसर मैनेजमेंट।
ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर को मैनेज करता है कि कितनी फाइल्स जो कितनी प्रोसेस है वो बैकग्राउंड में रन हो रही हैं, कितनी जो अभी करंटली रन हो रही हैं। जैसे एमएस वर्ड मैंने खोल के रखा, कुछ म्यूजिक में म्यूजिक चला रहा हूँ, म्यूजिक भी चल रहा, कुछ इंटरनेट भी यूज़ कर रहा हूँ, तो मल्टीपल प्रोसेस हम एक साथ उसमें रन करते हैं। तो इस तरह से हम मल्टीपल प्रोसेस रन करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी प्रोसेस को मैनेज करता है, उसको कौन सी प्रोसेस एक साथ पैरेलली रन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह से वो प्रोसेस को मैनेज करता है। डिवाइस मैनेजमेंट, अब कंप्यूटर से जो भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको मैनेज करता है। जैसे प्रिंटर है, अब जैसे मुझे कुछ चीज़ प्रिंट करना है तो मैं कुछ कमांड दूंगा, तो प्रिंटर उसको प्रिंट करेगा। मतलब मैंने कमांड केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दी, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको प्रिंट करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर क्या करेगा जो भी प्रिंटर उससे कनेक्ट है तो उस डिवाइस को वो कंट्रोल करेगा, उसको इंस्ट्रक्शंस देगा। यदि प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो प्रिंट नहीं होगा, तो प्रिंटर जब कनेक्ट है तो फिर उस डॉक्यूमेंट को वो इंस्ट्रक्शन देगा और प्रिंटर उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेगा। सिक्योरिटी एंड एरर हैंडलिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी को भी मैनेज करता है। जैसे कुछ जैसे फायरवॉल वगैरह इसमें इंस्टॉल रहती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो कुछ कुछ जो अनऑथराइज्ड जो एक्सेस जो करता है हमारे कंप्यूटर को, जब हम इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं तो कुछ फायरवॉल के थ्रू ही कुछ सिक्योरिटी मैनेज करता है। और कुछ सिक्योरिटी हो सकती है जैसे पासवर्ड, जैसे कोई जब मैं बूट करता हूँ सिस्टम तो वो पासवर्ड भी आस्क करता है, मीन्स पूछता है कंप्यूटर एक्सेस करने से पहले। तो इस तरह की सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। एरर हैंडलिंग, कुछ ना कुछ एरर्स जैसे हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनल एरर्स वगैरह आती हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। फाइल मैनेज करता है, जो भी हमने फाइल इसमें बहुत सारी जो हमने इसमें स्टोर करके रखी हैं, तो वो सारी फाइल्स को भी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, कि जब मुझे कोई फाइल का यूज़ मुझे करना है मैं उसको ओपन करता हूँ और उस फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ। फैसिलिटेट बूटिंग, कम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो हमारी बूटिंग को प्रोसेस है उसको भी ये मीन्स जो जैसे जो बायोस है, बायोस का है एक जो छोटा सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बायोस क्या करता है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे हार्ड डिस्क में जो इंस्टॉल है उसको क्या करेगा, उसको हम प्राइमरी मेमोरी में उसको लोड करता है। तभी हम जो कंप्यूटर जब हमारा वो ऑन होता है तो बायोस जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है, देन हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, उस कंप्यूटर को हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये बूटिंग फैसिलिटी को भी मैनेज करता है। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर वायरस is a type of computer program that when executed replicate itself by modifying other computer programs and inserting its own code। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कि खुद ही एग्जीक्यूट होता है और मल्टीपल फाइल को आपस में बना लेता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कभी किसी पेन ड्राइव में कुछ वायरस रहते हैं और आपने उस पेन ड्राइव को किसी दूसरे कंप्यूटर में आपने यूज़ की तो बहुत सारी फाइल्स ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती थी। ये सब वायरस का ही काम होता है। वायरस क्या करता है, एक ही फाइल को मल्टीपल फाइल में खुद ही जनरेट कर देता है। तो इस तरह से प्रोग्राम ही इस तरह से उसमें कोड किया जाता है वायरस में, कि इस तरह से मल्टीपल फाइल जनरेट कर दे। और कंप्यूटर फिर क्या करता है, जब वायरस कंप्यूटर में आ जाता है तो फिर कंप्यूटर प्रॉपर वर्क नहीं करता, वो कुछ मीन्स एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है, कि कुछ ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में प्रोसेस ओपन हो जाती है। तो इस तरह से वो कुछ ना कुछ जो हमारे काम की जो फाइल्स स्टोर हैं उनको भी ये कंप्यूटर डैमेज मीन्स है जो वायरस है वो डैमेज करता है। तो इस तरह से वायरस बहुत मीन्स इंटरनली वर्क करता है, बहुत खतरनाक होता है। when this replicate succeed the affect area are then said to be infected विथ कंप्यूटर वायरस। तो जो हमारा जो एरिया अफेक्ट हुआ है तो उसको हम इन्फेक्टेड कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में एक बार वायरस चला गया, यदि हमने उसको वायरस को स्कैन करके हटाया नहीं है तो ये मान लीजिए कि वो अपना जो कंप्यूटर में जो भी काम के डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वो उनको खराब कर देगा। तो इस तरह से एंटीवायरस की भी ज़रूरत पड़ती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। एंटीवायरस, तो एंटीवायरस भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है
जिस तरह से वायरस भी एक तरह का प्रोग्राम है, छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, उसी तरह से एंटीवायरस भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, जो कि वायरस को क्या करता है, स्कैन करता है, जो कि पूरे जो कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी ड्राइव्स हैं, CD, E ड्राइव, जितनी भी ड्राइव्स हैं, उन एक एक ड्राइव में जितनी भी एक एक फाइल्स हैं, उन एक एक फाइल्स को कंप्यूटर वायरस, जो एंटीवायरस उस एक एक फाइल को स्कैन करता है, और उसमें यदि कुछ वायरस वो फाइंड करता है तो वो उसको वहां से जाके उसको रिमूव करता है। तो इस तरह से तो एंटीवायरस प्रोग्राम्स मेन पर्पस इज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स फ्रॉम वायरसेस एंड रिमूव एनी वायरस दैट आर फाउंड। तो जो भी वायरस मिलेगा वो एंटीवायरस उसको डिलीट करता है। तो एंटीवायरस बहुत ज़रूरी है व्हेन वी यूज़ इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट ज़्यादातर वायरस इंटरनेट से डायरेक्ट आ सकते, अटैक कर सकते कंप्यूटर पे। कुछ वायरस जैसे सिस्टम में रहते तो पेन ड्राइव में से जो हम डेटा अपने कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं तो फिर ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस तरह से भी वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है डिवाइस टू डिवाइस। लेकिन ज़्यादातर इंटरनेट से भी वायरस आ जाते हैं। कुछ हम जो वेबसाइट्स होती हैं, जो नॉर्मल वेबसाइट नहीं होती हैं, उनसे भी वायरस कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, सॉरी। कंप्यूटर सिस्टम मोड्स। अब कंप्यूटर सिस्टम मोड्स कितने टाइप के हो सकते हैं? सबसे पहला स्विच यूज़र। तो कंप्यूटर का जो जैसे यूज़र है, सपोज 2 यूज़र हैं, तो जैसे 2 यूज़र हैं या 3 यूज़र हैं, तो उस इस ऑप्शन को हम स्विच यूज़र को हम जब सेलेक्ट करते हैं तो वो उस जो हमारी जो होम स्क्रीन है उस पे पहुँच जाता है और वापस से पूछता है कि किस यूज़र के थ्रू हमें लॉगिन करना है। तो इस तरह से हम स्विच यूज़र कर सकते हैं, मीन्स यूज़र ए, बी, सी। तो इस तरह से हम बी यूज़र पे स्विच कर सकते हैं, सी यूज़र पे से स्विच कर सकते हैं। लॉग ऑफ क्या कहलाता है? जब हम कंप्यूटर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको लॉग ऑफ कर देते हैं, कि उसको लॉग ऑफ कर दिया ताकि कोई अदर बंदा उसको यूज़ ना कर सके। लॉक लॉक का भी हम यूज़ कर सकते हैं कि कंप्यूटर को लॉक कर देते हैं, तब कोई अदर यूज़र उसको यदि यूज़ करने की कोशिश करता है तो पासवर्ड पूछता है, तभी उस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। रीस्टार्ट रीस्टार्ट तो आप जानते हैं कि रीस्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट करता है। व्हेन वी क्लिक ऑन रीस्टार्ट बटन देन कंप्यूटर रीबूट। ओके। देन स्लीप स्लीप कंप्यूटर को स्लीप कर देता है। मीन्स कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसर एक्टिव है, जो भी हमारा जो भी बैकग्राउंड प्रोसेस वर्क करती हैं, जो हमारा प्रोसेसर, जो फैन और जो प्रोसेसर में जो फैन वगैरह, वो सब पूरा साइलेंट हो जाता है। मीन्स कंप्यूटर स्लीप मीन्स सोना। कंप्यूटर सो जाता है, मीन्स उसको कोई स्लीप मोड में चला जाता है, साइलेंट मोड में चला जाता है। तो हाइबरनेट हाइबरनेट यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक उसको समझना ज़रूरी है। हाइबरनेट में क्या होता है, जब इस मोड पे हम जब क्लिक करते हैं तो जो भी हमारी, सपोज जैसे MS वर्ड में मैं काम कर रहा हूँ, कोई मैं सॉन्ग सुन रहा हूँ या कोई वीडियो में देख रहा हूँ, इंटरनेट में कोई कुछ भी ब्राउज़र खोल के, कोई जितनी भी वेबसाइट में खोल के देख रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ करंटली, तो व्हेन वी क्लिक ऑन द हाइबरनेट ऑप्शन, देन ऑल फाइल्स रनिंग फाइल्स करंटली विल सेव ऑटोमेटिकली एंड भी, मतलब सारी फाइल्स वो सेव हो जाएंगी। जब हम नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर को बूट करेंगे तो जितनी भी फाइल हमारी जो पहले ओपन थी, चाहे वो इंटरनेट हो या सॉन्ग अपना जो चल रहा था, ये सारी फाइल एज इट एज आपको फिर से जो विंडो जब ओपन होगी तो फिर से आपको ये सारी फाइल्स रनिंग उसी स्टेज में मिलेंगी जहां पर आपने उसको छोड़ा था, है ना। तो हाइबरनेट बहुत अच्छा ऑप्शन है। जब जैसे यूज़र कब सडनली जब उसको सिस्टम को बंद करना है, हाइबरनेट ऑप्शन सबसे बेस्ट है कि उसको फटाफट, सपोज 10 फाइल खोल के बैठा है, इंपॉर्टेंट फाइल है, और बीच में कुछ उसको काम आता है, तो वो उस ऑप्शन को, हाइबरनेट को सिलेक्ट करता है, ताकि वो जो करंट में जो फाइल पे वर्क कर रहा था उसको, वो सब उसी स्टेज में उसको नेक्स्ट टाइम वो मिल जाती हैं। तो इस तरह से शटडाउन क्या करता है, जो पूरे सिस्टम का जितनी भी बैकग्राउंड प्रोसेस है उसको प्रॉपर फॉर्म में शट डाउन करता है। मीन्स जो सारी फाइल वगैरह सब सेव करके इस तरह से तो शट डाउन करता है। इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट का जो ओरिजिन है वो 1960 में हुआ था। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट डिफेंस ने 1960 में उसको इंटरनेट का जो है इन्वेंशन किया था। तो ये क्या डिफेंस, जो US का डिफेंस था, इनको मींस इंटरनेट की ज़रूरत जब पड़ी थी तो इन्होंने 1960 में उसका
कंप्यूटर इंटरनेट का यूज़ किया था। इसके बाद द इंटरनेट इज़ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेज इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो टीसीपी आईपी जो है इंटरनेट में यूज़ होता है ना। टीसीपी आईपी का मेन रोल रहता है कि इंटरनेट को मीन्स जो प्रोटोकॉल, एक्चुअली इंटरनेट में प्रोटोकॉल जो है, प्रोटोकॉल ही मेन रोल यूज़ करते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रोटोकॉल बहुत से टाइप्स के होते हैं और हर एक प्रोटोकॉल अलग का काम अलग अलग है। प्रोटोकॉल एक्चुअली क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं इंटरनेट में, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं, इस तरह से। यहाँ पे आरपानेट क्या है, आरपानेट एक न्यू टर्म है, द इंटरनेट देन नोन एज आरपानेट। मतलब जो इंटरनेट को हम एक जो नेक्स्ट लेवल में आरपानेट के नाम से जानते थे, जो कि 1969 में उसको एज आरपानेट का एक टर्म का यूज किया गया था, वर्ड का, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट लेड बाय आ रीनेम्ड एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो इसका फिर आगे इसको ARP, आरपा नाम से, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के नाम से इसको जाना जाता था, विच इनिशियली कनेक्टेड फॉर मेजर कंप्यूटर्स एट यूनिवर्सिटीज इन द साउथ वेस्टर्न यूएस। तो आरपानेट इस तरह से जो आगे यूएस साउथ वेस्टर्न में यूनिवर्सिटीज़ में भी इसका यूज़ किया गया। टाइप्स ऑफ इंटरनेट्स। तो इंटरनेट्स यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, जैसे लोकल एरिया वैन, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो लोकल में काम करता है, मीन्स जैसे जो एक सिटी में, जैसे भोपाल या दिल्ली है, तो एक सिटी में वर्क करता है इंटरनेट, मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। मीन्स लोकल एक सिटी में। वाइड एरिया मीन्स जो एक सिटी से दूसरे सिटी को इंटरनेट जोड़ता है। जैसे कोई मैं बैंक का एग्जांपल लूँ, तो कोई जैसे जो एक सिटी का जो बैंक है, तो वो एक सिटी का बैंक में हम लोकल एरिया नेटवर्किंग करते हैं, तो वो आपस में एक ही सिटी में काम करेगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि दिल्ली में कोई ब्रांच है बैंक की, वहाँ पे भी हम वर्क मींस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हमारा डेटा वहाँ पर भी सेव हो, शेयर हो। तो इस तरह से फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वाइड एरिया नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि एक सिटी से दूसरे सिटी को वो आपस में जोड़ता है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री का इंटरनेट आपस में कनेक्ट करना, मीन्स उसका आपस में नेटवर्किंग करना। तो इस तरह से छोटे एरिया से लेके बड़े एरिया में इंटरनेट को आपस में कनेक्ट किया जाता है इंटरनेट, इसलिए उसे इंटरनेट कनेक्ट कर, इंटरनेट का मतलब होता है इंटरनल जाल, मीन्स आपस में कनेक्ट होना। इंटरनेट बेसिक्स टर्मिनोलॉजी। तो प्रोटोकॉल, सबसे पहले प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं और इंटरनेट में इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोटोकॉल अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, जैसे मैं कोई ईमेल भेजता हूँ किसी यूज़र को, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही उस ईमेल को सेंड करेगा एक जगह से दूसरी जगह। TCP/IP प्रोटोकॉल जो कि इंटरनेट में यूज़ होते हैं, है ना। एक पॉप होता है, पॉप प्रोटोकॉल। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स इंटरनेट में यूज़ होते हैं, हर एक प्रोटोकॉल्स के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उन्हीं सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग ही प्रोटोकॉल वर्क करता है। WWW क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी एक इंटरनेट है, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब, पूरे जो वर्ल्ड में इंटरनेट का जो यूज़ होता है वो WWW के थ्रू ही होता है। हर एक वेबसाइट पे जब हम WWW डालते हैं, मीन्स पुट करते हैं, तो कोई भी वेबसाइट ओपन है तो WWW कंपलसरी, बिना WWW के ही कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं होती है। वेब सर्वर एड्रेस, वेब सर्वर एड्रेस क्या होता है, जैसे मैं कोई WWW उसके बाद पूरा जो एड्रेस मैं उस पर लिखता हूँ, है ना, google.com, तो उसमें क्या है, जो पूरा एक वेब सर्वर एड्रेस है, ताकि वो पूरा एक जो गूगल का जो मेन जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से वेब सर्वर एड्रेस मीन्स उस पूरा जहाँ पे वो सर्वर इंस्टॉल है उसकी कुछ मैं फाइल एक्सेस करना चाहूँ, तो उस पर्टिकुलर मुझे एड्रेस डालना पड़ेगा वेब सर्वर का, तभी वो फाइल्स मैं एक्सेस कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर सर्वर की। डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम यह होता है कि जैसे जैसे कोई डोमेन नेम, जैसे कि कोई एजुकेशन से रिलेटेड डोमेन है, कोई कॉमर्शियल से रिलेटेड, जैसे मैं लगाता हूँ कि www.flipkart.com या amazon.com। तो अमेजन फ्लिपकार्ट का ही कॉमर्शियल वेबसाइट है, जहाँ से कॉमर्शियल एक्टिविटी होती हैं, तो इस तरह से वो कॉमर्शियल वेबसाइट है ना। इस तरह से मैं लगाऊँ www.education,
मीन्स कोई यूनिवर्सिटी का नाम .edu.ac.in। तो इस तरह से जो कुछ एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इस तरह से डोमेन नेम से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉमर्शियल वेबसाइट है या एजुकेशन वेबसाइट है। कुछ फॉरेन वेबसाइट होती हैं जैसे .uk है ना, या कुछ अलग कंट्रीज की, तो उसमें यूके या इस तरह की कंट्रीज का भी नाम उसमें यूज होता है। तो इस तरह से वो डोमेन नेम के थ्रू वो आइडेंटिफाई करते हैं। ईमेल क्या होता है, ईमेल जैसे कोई यूज़र कुछ ईमेल किसी और यूज़र को भेजता है, तो इसमें मेन हमें ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम उसको मेल करते हैं। जैसे जिस तरह से हम जो बात करें, जो लास्ट जो पहले के टाइम में जो हम लेटर भेजते थे, तो उसमें हमें उससे जहाँ पे हम लेटर भेजते थे उसका हमारे पास एड्रेस होना चाहिए, तभी हम उस लेटर को उस एड्रेस पर भेज सकते हैं। तो सेम इसी तरह से ईमेल आईडी में भी हमारे पास कुछ आईडी होनी चाहिए, जिस आईडी को हम वहाँ पुट करेंगे, इसके बाद हम उसको मेल कर सकते हैं। इसके बाद ब्राउज़र, ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र एक तरह से एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे जो जब हम उसमें कुछ वेबसाइट सर्च करते हैं, तो ब्राउज़र क्या करता है, जो उस हम जो हम उस पर वेबसाइट जिसमें पुट कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट से क्या करता है ब्राउज़र, कनेक्ट करता है और उस वेबसाइट से डेटा को और वेब पेजेस को ब्राउज़र में इस कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करता है। तो ब्राउज़र का इतना काम रहता है कि जो भी वेबसाइट को एक्सेस करना और उसके पेज को मीन्स वहाँ से एक्सेस करके, मीन्स रिट्रीव करके और कंप्यूटर पर सेव करना, से मीन्स डिस्प्ले करना। वेब पेजेस क्या होता है, वेब पेजेस जस्ट कंटेन द इंफॉर्मेशन, है ना। तो जो भी ब्राउज़र पे जो भी पेजेस जो डिस्प्ले होते हैं वो वेब पेजेस कहलाते हैं। वेब पेजेस में अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। सर्च इंजन क्या होते हैं, जो जैसे गूगल है, गूगल सर्च इंजन सबसे बड़ा इंजन है दुनिया का। तो गूगल सर्च इंजन में हम कुछ भी चीज़ उसमें एंट्री करते हैं, तो सर्च इंजन जो भी हमारी जो क्वेरी है या जो हमारी की है ना, या जो हमारा कीवर्ड है, तो उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही गूगल सर्च करता है। मीन्स मल्टीपल जो सोर्सेज हैं, तो वो गूगल सर्च क्या करता है, मल्टीपल जो सर्वर है वहाँ से पूरा उस टॉपिक को सर्च करके फिर रिफाइन करके जो हमारा रिजल्ट है, रिफाइन करके बैकग्राउंड में बहुत सारे एल्गोरिथम्स, बहुत सारे जो इंटेलिजेंट सिस्टम और जो सर्वर वगैरह जो वर्क करते हैं गूगल में, तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं। जैसे मैंने उसमें जैसी पुट की मैंने उसमें पुट की कंप्यूटर फंडामेंटल, तो कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड मैनी वेबसाइट्स ओपन इन द ब्राउज़र, तो आप विद इन अ सेकेंड, मतलब बहुत सारी वेबसाइट। तो इस तरह से कैसे पॉसिबल है, सर्च इंजन बहुत फास्ट काम करता है, बहुत सारी एल्गोरिथम्स, और वो रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल रिफाइन करके हमें वो डिस्प्ले करते हैं। तो इस तरह से सर्च इंजन वर्क करता है। सर्च इंजन के बारे में कम से कम मैं 1 घंटे बता सकता हूँ कि कैसे वर्क करता है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फाइल एंड फोल्डर्स, तो फाइल क्या होती है, फाइल इज एन ऑब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर दैट स्टोर डेटा, इंफॉर्मेशन, सेटिंग्स और कमांड्स यूज्ड विद अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अ फाइल कैन बी डिफरेंट फॉर्मेट लाइक वर्ड, पीडीएफ, ऑडियो, वीडियो, इमेज एक्सेट्रा। तो फाइल क्या होती है, जैसे कोई मैंने एमएस वर्ड की कोई फाइल बनाई, उसमें मैंने कुछ अपना जो पर्सनल जो मैटर है उसमें मैंने टाइप कर लिया और उसको मैंने सेव कर लिया, तो वो एक हमारी एक फाइल बन गई। इस तरह से हम अलग अलग फॉर्म में, मीन्स अलग अलग एक्सटेंशन की फाइल बना सकते हैं। जैसे पीडीएफ फाइल, ऑडियो फाइल भी हो सकती है, जैसे मेरा कोई सॉन्ग है तो वो एक ऑडियो फाइल कहलाएगी। वीडियो मतलब कोई जो विजुअल जो डिस्प्ले करता है, जो कोई वीडियो है तो उसको वो एक वीडियो फाइल कहलाएगी। इमेज फाइल है, इमेज फाइल भी अलग अलग फॉर्मेट में रहती है, जेपीजी, टीएफ, टिफ 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 जो है उसमें भी फॉर्मेट में रहता है, अलग अलग फॉर्म में। ये सारी क्या फाइल्स कहलाती हैं। अब फोल्डर क्या कहलाते हैं, जैसे कोई जो फोल्डर है उसमें बहुत सारी हम फाइल उसको पुट कर देते हैं, तो फोल्डर क्या है, अ डिजिटल फोल्डर है द सेम पर्पज एज द फिजिकल फोल्डर। जैसे टू स्टोर द डॉक्यूमेंट, फोल्डर कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल सच एज टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल एक्सेट्रा। तो इस तरह से जो हम जो फोल्डर, जैसे मेरा कोई डॉक्यूमेंट फोल्डर है जिसमें मैं सारी मार्कशीट को स्टोर करके रखता हूँ, अरेंज करके रखता हूँ, तो सेम जो मेरा फोल्डर क्या करता है, जो सारी मार्कशीट, जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उस फोल्डर में स्टोर रहते हैं। तो सेम सेम यहाँ पर भी जो बहुत सारी जैसे फाइल है एमएस वर्ड की या ऑडियो फाइल जो भी है, वो सारी फाइल क्या होगा, एक मैंने फोल्डर बनाया, उस फोल्डर में मैंने वो सारी फाइल उसको उसमें पुट कर दी, उसमें स्टोर कर दी, तो वो एक फोल्डर बन गया। तो सेम इस तरह से फाइल और फोल्डर आपस में वर्क करते हैं। आई थिंक आप क्लियरली समझ गए होंगे फाइल एंड फोल्डर्स।
इसके बाद ये वीडियो शायद मैंने एकदम आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसकी क्वेरी उस क्वेरी का मैं आंसर कर दूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आपने कुछ नॉलेज इससे गेन किया हो, तो आप इसको लाइक कर लीजिए और इसको आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आपको इसी तरह के वीडियो आपको फ्यूचर में चाहिए, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।